अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 जो कि ग्रेविटेशन है उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं किस किस्म के एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स अलोंग द। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो एक्ट करती है अलोंग विच एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ज्वाइनिंग द इंटरेक्टिंग बॉडीज, लाइन परपेंडिकुलर टू द इंटरेक्टिंग बॉडीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी मास है m1, ये दूसरी बॉडी है उसका मास है m2 और उनके दरमियान का कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम r से शो करते हैं, तो जो फोर्स एक्ट करती है वो ये जो लाइन होती है जो इन बॉडीज को ज्वाइन करती है वो इसके अलोंग एक्ट करती है, इसके पैरेलल एक्ट करती है। ठीक है ना, ऐसे नहीं एक्ट करती, परपेंडिकुलर नहीं करती, रोटेशन में नहीं करती, बल्कि इस लाइन के अलोंग करती है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर होगा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इंटरेक्टिंग बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो बात यह है कि ये तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और ये फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है मासेस के प्रोडक्ट पे और इनवर्सली डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो तीनों बातें ही सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द अदर बॉडीज इज गिवन बाय। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई जिसका मास m है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, तो ये जो फोर्स है इसको तो ऐसे शो करेंगे, कैपिटल G एज इट इज आएगा। दो बॉडीज हैं, एक अर्थ है और दूसरा m है, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 की जगह पे me, इसकी जगह पर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। जो फोर्स है बेसिकली वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। F है जो कि बराबर है G m e m डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। दिस वन पहला वाला आंसर है। ठीक है जी। नंबर 4, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज इज। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है किसी बॉडी के वो डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो कि मैंने ऊपर बताया भी था ये वाली बात। इनवर्सली डिपेंड करती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। नंबर 5, अ होल इज ड्रिल्ड थ्रू द अर्थ। अर्थ के अलोंग जो है वो हमने ड्रिल करा एक होल को जो कि ज़मीन से गुजर रहा है अलोंग द डायमीटर, और फिर उसमें स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। तो जब स्टोन पहुंचेगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ तो उसके पास क्या होगा? देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पूरी अर्थ सरफेस है, ये इसका डायमीटर है, तो इसके अलोंग जो है वो हमने एक होल को ड्रिल कर दिया और एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉप करा नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा इस पॉइंट पे यानी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वहां पर क्या चीज होगी? उसका मास होगा, वेट होगा, एक्सेलरेशन होगा, या ए और बी दोनों होंगे। तो देखो एक बात कंफर्म है, यहाँ पे पहुंचने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई, ये बात गलत हो गई। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है तो डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो जी जीरो है तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब वेट भी नहीं होगा वहां पर। तो बोथ ए एंड बी वाली बात तो ऑलरेडी गलत हो गई। सिर्फ वहां पर उस बॉडी का मास होता है, मास वहां पर भी रहेगा लेकिन वहां पे जाके वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा या वेट भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी ऑन द मून इफ इट्स मास ऑन अर्थ इज m। एक बॉडी है जिसका मास जमीन पे m के बराबर है, तो बताइए उसका मास मून पर जाके कितना हो जाएगा, जबकि मून की जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/6 है अर्थ की वैल्यू ऑफ जी के लिहाज से। तो जल्दबाजी में इसका आंसर गलत मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर बात वेट की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मास की। हाँ यकीनन अगर वैल्यू ऑफ जी मून पर जाके 1/6 हो रही है तो वेट भी 1/6 हो जाएगा, बट मास इंडिपेंडेंट होता है इस चीज़ के, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चाहे आप कहीं भी चले जाइए, जो मास की वैल्यू है वो उतनी रहेगी जितना कि अर्थ पे थी। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा m। बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वेट के लिहाज से इसका आंसर कर देते हैं। Number 7, the value of g at the center of earth is
तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ 0 के बराबर होती है, और वो हम लोगों ने जो डेप्थ वाला लेक्चर था उसमें भी ड्राइव की थी। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देख सकते हो चैनल पे। नंबर 8, द वैल्यू ऑफ जी एट अ सर्टेन हाइट अबव द अर्थ इज। अगर हम जमीन से कुछ हाइट पे चले जाएं तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? नियरली द सेम एज on the earth's surface, nearly the same as on the center of earth। सरफेस के बराबर हो जाएगी, अर्थ के बराबर हो जाएगी। एस्टिमेटेड टू डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, या एस्टिमेटेड टू डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ अर्थ रेडियस। नहीं, सब पे नहीं डिपेंड करती, डिक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, जो कि फार्मूला होता है 1-2h/re। इस फार्मूले के मुताबिक ये बात कंफर्म है कि अगर हम किसी भी हाइट पर जाते हैं तो जो जी डैश की वैल्यू है जी से कुछ कम ही आएगी। और वैसे भी याद रखना है कि वैल्यू ऑफ जी डेप्थ और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दोनों के लिहाज से कम होती है और मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस। नंबर 9, इफ द मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 times लार्ज द वैल्यू ऑफ जी विल बी। वैल्यू ऑफ जी का एक फॉर्मूला है, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी me/re का स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि अगर मास ऑफ अर्थ 4 गुना हो जाए, यानी कि मास ऑफ अर्थ हो जाए 4 times ऑफ me, तो याद रखो अगर 4 times me हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी भी इंक्रीज हो जाएगी 4 times। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकम्स 4 times लार्जर। When a lift is moving upward with a uniform velocity, the apparent weight of a body inside the lift will be। ठीक है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए, कि आमतौर पे अपवर्ड जैसे ही सोचते हैं तो ये कहते हैं कि जो अपेरेंट वेट होता है बेसिकली वो क्या होता है, अपेरेंट वेट बराबर होता है जो एक्चुअल वेट है उसमें ऐड कर देते हैं हम एम को। ठीक है ना, ये हमारा एक फॉर्मूला था कि हम जो है वो एक्सेलरेशन ऐड कर देते हैं। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, यहाँ पर ऊपर मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन बराबर होता है 0 के। तो अगर यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की जगह पे 0 पुट कर दें तो m मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो सिर्फ अपेरेंट वेट बराबर आ जाएगा एक्चुअल वेट के। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती है तो याद रखिए इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट आंसर होगा। नंबर 11, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेस क्राफ्ट बाय। जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट होती है स्पेस क्राफ्ट में वो होती है जब वो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी या डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। जब उसको स्पिन कराते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अगर हमारे पास एक इस किस्म की शेप की हमारे पास एक सैटेलाइट है, तो हम जो स्पेस क्राफ्ट है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रोटेट कराते हैं उसके अपने एक्सिस के अराउंड। ठीक है ना, तो जो भी लोग यहाँ पर होते हैं उनको अपना वेट उतना ही लगता है जितना कि ज़मीन पर होता है। ठीक है, इस तरीके से स्पिन कराते हैं उसके अपने एक्सिस पे, तो स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। नंबर 12, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाय। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर बोलते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो न्यूटन ने ही ड्राइव किया होगा, बट जो इसकी वैल्यू डिटरमाइन करी थी वो करी थी कैवेंडिश ने। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमें फाइंड करके बताई वैल्यू ऑफ जी की, पहली एस्टिमेटेड वैल्यू। नंबर 13, इफ अ मैन गोज अबव द अर्थ सरफेस टू अ डिस्टेंस इक्वल टू थ्राइस ऑफ द अर्थ रेडियस, तो वैल्यू ऑफ जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी उस पॉइंट पर। शख्स जा रहा है कितनी पर, जितना के थ्राइस अर्थ का रेडियस है। तो देखो वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला में पता है, कैपिटल जी है, एम ई है और आर ई का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी अर्थ की सरफेस है और ये अर्थ का रेडियस है, तो वो क्या कर रहा है कि वो अर्थ की सरफेस से 3 गुना ऊपर जा रहा है। एक आर ई तो ऑलरेडी होता है, 1 2 3 आर ई और ऊपर चला गया, सही ना, 3 आर ई और ऊपर चला गया जो शख्स है। तो कितने आर ई हो जाएंगे, यहाँ पर सेंटर से फासला नापा जाता है तो 4 आर ई हो जाएगा। जी बराबर होगा कैपिटल जी एम ई, यहाँ पे आ जाएगा 4 आर ई का स्क्वायर। तो सारी बातें सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो वैल्यू ऑफ जी 1/6 हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू के, 1/16 हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू के। ये करेक्ट आंसर होगा। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो है वो कहाँ गया, थ्राइस का लिखा हुआ है। थ्राइस लिखा हुआ है तो आप 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर नहीं, एक जो ऑलरेडी रेडियस ऑफ अर्थ होता है उसको भी ऐड करवाना पड़ता है। ये न्यूमेरिकल है बुक का ना। The approximate value of the average density of the earth, average density of earth होती है 5.5 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नंबर 15, if a planet existed, अगर कोई planet exist करता है जिसका मास और रेडियस दोनों ट्वाइस हैं अर्थ के लिहाज से, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी उसकी सरफेस पे।
तो फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा जी डैश कैपिटल जी एज इट इज, मास जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाय रेडियस भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 RE और इसका करेंगे स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, बाकी कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब उस प्लेनेट के ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी होगी वो अर्थ की वैल्यू ऑफ जी का आधा होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, हम 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा हमारे पास 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Number 16, when the spaceship is at distance equal to twice of earth radius, जितना कि अर्थ का रेडियस है उसका डबल ऊपर हो जाए फ्रॉम द सेंटर, ये सरफेस से नहीं नाप रहे बल्कि ट्वाइस नाप रहे हैं सेंटर से, तो देखो एक आर ई तो यहीं तक ही हो जाता है, उसका डबल यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये कितने आर ई हो गए, एक ये वाला आर ई, एक ये वाला आर ई, तो क्या होगी यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी हमें कैलकुलेट करना है, तो ऊपर जैसे मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट करा था ना, हम क्या करेंगे, ये ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 RE का स्क्वायर, इस तरीके से ना, कैपिटल जी एम ई एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 RE का स्क्वायर, ये जी की वैल्यू हो जाएगी, तो 2 RE के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/4 GME ओवर RE का स्क्वायर, यानी सिंपल सा काम हमें क्या करना है कि हमें जो वैल्यू ऑफ जी है उसको डिवाइड कराना है 4 से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.45। Number 17, if both masses of two bodies and distance between them are doubled, then the gravitational force between them will be, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है m1, दूसरी बॉडी है m2, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है r, ठीक है ना, मासेस को भी डबल कर दिया तो 2m1 हो गया और ये भी 2m2 हो गया, और जो r का स्क्वायर होता है अपॉन में कैपिटल जी एज इट इज है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, ठीक है, ये फोर्स ऊपर वाला 17 वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, ठीक है, और कैपिटल जी एज इट इज, m1 एज इट इज, m2 एज इट इज, और अपॉन 2 का स्क्वायर, ये भी होगा 4 और r स्क्वायर, ये वैल्यू तो सेम है, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि अगर दोनों बॉडीज के मासेस को भी डबल कर दो और डिस्टेंस को भी डबल कर दो तो नतीजे में जो वैल्यू ऑफ जी है उस पर कोई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो रहेगी सेम। Number 18, if the radius of earth is doubled then the value of acceleration will be, जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है वो कितनी हो जाएगी, तो फिर वही बात है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डबल कर देंगे तो डबल का मतलब 2 का स्क्वायर, ऊपर भी कर चुके हैं 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, ये लिखा हुआ पूरा पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगी, और हमने यहाँ पे क्या कहा, वैल्यू ऑफ जी 1/4 हो जाएगी। नंबर 19, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर होता है कैपिटल जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर और इसका होता है किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऑप्शन है। नंबर 20, इफ द वैल्यू ऑफ जी फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन एनी प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, वैल्यू ऑफ जी किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दीज, वो मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करती है कैपिटल जी पर, उस प्लेनेट के मास पे और उस प्लेनेट के रेडियस पे, तो मास पे डिपेंड नहीं करती, जैसे अर्थ पे भी कोई भी वैल्यू बॉडी गिरती है तो वो 9.8 होती है उसकी एक्सेलरेशन। 21, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वाज टू श्रिंक, अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक हो जाए और मासेस जो है वो सेम रहे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर क्या हो जाएगी, तो हमें पता है वैल्यू ऑफ जी किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है, रेडियस कम वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा, इट विल इंक्रीज। न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स पे सही काम नहीं करता न्यूटन्स लॉ, जो कि स्लो मूव कर रहे हो, रेस्ट में हो, मूविंग विद हाई वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनके ऊपर न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करता। 23, एट व्हाट डेप्थ द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 3/4 एज कंपेयर टू द बॉडी वेट ऑन द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास, जी डैश बराबर होता है G1 माइनस
डी ओवर आर ई। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये वेट को कह रहे हैं कि 3/4 हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी भी 3/4 हो रही होगी, तो ये हो जाएगा 3/4 जी, इधर भी आ जाएगा जी, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी ओवर आर ई। ठीक है, या सिर्फ आर लिखा हुआ तो हम आर लिख देंगे। जी से जी कैंसिल, क्या वैल्यू बनेगी? वैल्यू बनेगी इसकी, इधर बताते हैं, ये माइनस की वैल्यू इधर आ गई, ये इधर आ गया, तो डी ओवर आर ई लिखो या आर एक ही बात है। 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 कितना हो गया? 4 माइनस 3/4, यानी कि 1/4 आर। ठीक है, तो जो डी है वो बराबर हो जाएगा 1/4 आर के, 1/4 आर के, या r/4 एक ही बात है। 24. The distance from the center of Earth at which the gravitational acceleration becomes 1/2 of the value that it has on Earth's surface is calculated as। तो सवाल ये है कि अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर चले जाएं, सेंटर से नापेंगे उसको, कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितना हो जाए, वो 1/2 हो जाए एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी का। तो देखिए जो फॉर्मूला है, जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये कह रहे हैं कि जो जी डैश है वो 1/2 हो रहा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी का। तो इसको हम बोलेंगे जी डैश बराबर आ जाएगा कैपिटल जी एम ई, और इसको आर ई डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब वैल्यू ऑफ जी को ये कह रहे हैं कितनी हो गई है वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, यहाँ से ना एक काम करके रखो, ज़रा आर ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आगे काम में आएगी। वो होगा कैपिटल जी एम ई ओवर स्मॉल जी। अच्छा, इसको रीअरेंज करो ज़रा, ये हो जाएगा जी डैश की वैल्यू 1/2 ऑफ जी कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई के आर ई डैश का स्क्वायर। तो आर ई डैश के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आर ई डैश का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कैपिटल जी एम ई, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और जी जाके डिवाइड होगा। अब आप नोट करो कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? ये बराबर आ रही है आर ई के स्क्वायर के। दैट्स वाई ये हो जाएगा आर ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ई का स्क्वायर। बट हमें तो आर ई डैश की वैल्यू चाहिए कि अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर चले जाएं, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा आर ई डैश, ये हो जाएगा √2 आर ई। √2 आर ई होता है 1.41 टाइम्स ऑफ आर ई, 1.41 टाइम्स ऑफ आर ई, दिस वन। एंड लास्ट वन, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज हाफ, डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? तो देखो कैपिटल जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर होता है। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, यानी कि 1/2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा 1/4, इस तरह होगा m1 m2, और ये हो जाएगा r का स्क्वायर ओवर 4, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस को आधा करेंगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और पास्ट पेपर के जो भी एमसीक्यूज हैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप सर्च करो, इंशाल्लाह मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके वो देखो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज की। और कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।